फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूटर्स। आज से हम एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो नोड जेएस के ऊपर होगा। तो इसे हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, नोड जेएस बेसिक से, और इसको हम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। और ये पूरा ये जो सीरीज़ होगा वो हिंदी में अवेलेबल होगा आपके नेटिव लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है इस पूरे कोर्स के दौरान। तो ये हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ नोड जेएस, जिसमें हम देखेंगे कि नोड जेएस की क्या बेसिक्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं नोड जेएस क्यों बेटर है, और आपको कब कब नोड जेएस का यूज़ करना चाहिए और कब नोड जेएस का यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे नोड जेएस इवेंट लूप के बारे में, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है नोड जेएस इन्वायरमेंट का। उसके बाद हम देखेंगे रेपल टर्मिनल के बारे में, जो नोड जेएस हमें प्रोवाइड करता है, जिस पे हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स इन नोड जेएस। नोड जेएस के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो हमें प्रोवाइड करता है, रेडीमेड मॉड्यूल्स। उसे हम यूज़ करके अपना डेवलपमेंट और फास्ट कर सकते हैं। हमें पूरी डिटेल में उसकी कोडिंग नहीं करनी है, रेडीमेड पैकेजेज में हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्सप्रेस के बारे में कि एक्सप्रेस जेएस को यूज़ करके हम कैसे नोड जेएस को और ईज़िली लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस जेएस हमें एक फ्रेमवर्क है, ये एक प्रोवाइड करता है एक ऐसा फ्रेमवर्क जिससे नोड जेएस और भी आसान हो जाता है लिखना। ठीक है, और बहुत सारे बिल्ट इन चीज़ इसमें अवेलेबल है एक्सप्रेस जेएस में। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम देखेंगे कि नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस को यूज़ करके हम पूरा CRUD ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। मींस हम देखेंगे कि एपीआई कैसे डेवलप करना है, और गेट एपीआई, पुट एपीआई, पोस्ट एपीआई और डिलीट एपीआई हम कैसे लिखते हैं नोड जेएस के अंदर। तो नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस को यूज़ करके हम देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि हम मोंगोडीबी को नोड जेएस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और अपना डेटा हम डेटाबेस में कैसे, परसिस्टेंट डेटाबेस में कैसे स्टोर कर सकते हैं, और बाद में अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है उस डेटा को तो हम कैसे उसे वापस से दे सकते हैं। उसके बाद हम फिर से CRUD ऑपरेशन देखेंगे नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और मोंगोडीबी के साथ। हमने जो पहले CRUD ऑपरेशन देखा था उसमें मोंगोडीबी इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन एक बार फिर से हम CRUD ऑपरेशन देखेंगे जल्दी से मोंगोडीबी को इंक्लूड करके। मीन्स अपना डेटा जो है परसिस्टेंट स्टोरेज पे स्टोर करके उसके बाद CRUD ऑपरेशन उसमें देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हम मिडिलवेयर कैसे यूज़ करते हैं नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस के अंदर। मिडिलवेयर बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि यूज़र का ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हैं नोड जेएस में JWT टोकन से। JWT टोकन का मतलब होता है जेसन वेब टोकन। तो यूज़र को ऑथेंटिकेट करना, अगर ऑथेंटिकेटेड यूज़र नहीं है तो उसके रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो पूरा ऑथेंटिकेशन के बारे में हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। फिर उसके बाद हम देखेंगे सेंडिंग ईमेल नोटिफिकेशन इन नोड जेएस सर्वर यूजिंग नोड मिलर। नोड मिलर एक नोड जेएस का मॉड्यूल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, SMTP सर्वर बना सकते हैं, और हम अपने एप्लीकेशन से ही बिना किसी थर्ड पार्टी के हम क्या कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं अपने यूज़र्स को, ईमेल नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं कस्टम। उसके बाद हम देखेंगे कि नोड जेएस में फ़ाइल कैसे अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक अगर हमें कोई इमेज फ़ाइल डाउनलोड करनी है या इमेज फ़ाइल अपलोड करनी है तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं नोड जेएस के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नोड जेएस में कैसे हम CSV या फिर एक्सेल फाइल बना सकते हैं, और उसको अपलोड करके डेटा कैसे रीड कर सकते हैं, डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे। उसके बाद हम एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हमारा फ्रंट एंड भी होगा, बैक एंड भी होगा और प्लस डेटाबेस भी होगा,
और पूरे Node.js और Express.js को हम एक प्रोजेक्ट के ज़रिए इसको विस्तार से समझेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में हम पूरे इस कोर्स स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है मेरे से इसमें डिस्कस करने कवर करते टाइम, तो आप उसे बता सकते हैं, तो उसको भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपने फर्स्ट एजेंडा की तरफ। तो हमारा फर्स्ट एजेंडा है कि व्हाट इज़ Node.js, लाइक Node.js है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि Node.js कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सबसे पहली चीज़। तो चलिए आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ Node.js, उसके कंपोनेंट क्या हैं Node.js के। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेयर टू यूज़ Node.js, हमें कहाँ कहाँ पे Node.js यूज़ करना चाहिए। फिर हम देखेंगे हमें कहाँ कहाँ पे Node.js नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का कुछ एडवांटेज है तो उसका कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। तो हम वेयर टू नॉट यूज़ Node.js में देखेंगे कि हमें Node.js कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि Node.js कैसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद npm के बारे में देखेंगे हम कि Node.js पैकेज मैनेजर क्या है और इसका क्या यूज़ है डेवलपमेंट में। फिर उसके बाद आज हम देखेंगे कि एक HTTP सर्वर Node.js में कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि हम उस पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के देखेंगे हेलो वर्ल्ड का, कि उस पर HTTP सर्वर बनाने के बाद उस पर कैसे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है पूरे कोर्स स्ट्रक्चर का, दैट इज कॉल्ड बेसिक्स ऑफ Node.js। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं व्हाट इज़ Node.js। तो सबसे पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया पहले ही कि Node.js कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लाइक जावा या C#। हमारा ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक रन टाइम सर्वर इन्वायरमेंट है। रन टाइम सर्वर इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे इसे। तो सबसे पहले Node.js एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, याद रखिए, ये एक रन टाइम सर्वर इन्वायरमेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ Node.js ओपन सोर्स है, इसको यूज़ करने के लिए आपको किसी को पैसे नहीं देने हैं, और इसका कोड जो है गिटहब पे ओपन सोर्स अवेलेबल है, उसको आप देख भी सकते हो। ठीक है, Node.js इनेबल्स अस टू राइट जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर। Node.js हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जावास्क्रिप्ट को भी सर्वर पे लिख सकें। ठीक है, तो अभी से पहले Node.js के पहले जो है जावास्क्रिप्ट एक ब्राउज़र लैंग्वेज मानी जाती थी, मतलब जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम सिर्फ ब्राउज़र पे ही कोड लिखते थे। बट Node.js के आने से हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र पे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि जावास्क्रिप्ट को सर्वर पे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि अगर किसी को जावास्क्रिप्ट आती है तो आसानी से Node.js सीख सकता है और बैकएंड की भी कोडिंग कर सकता है। अगली चीज़ Node.js क्या है, एक सिंगल थ्रेडेड है, मतलब ये मल्टी थ्रेडेड नहीं है। लाइक अगर लैंग्वेज की बात करें, जैसे कि जावा की बात करें, C# की बात करें, तो ये सब क्या है, ये आपका मल्टी थ्रेडेड है। इसमें हम एक टाइम पे कई थ्रेड्स क्रिएट करके ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं। लेकिन Node.js में ऐसा बिल्कुल नहीं है। Node.js में एक ही थ्रेड होता है, सिंगल थ्रेड, और उसी से सब कुछ होना है। ठीक है, चलिए Node.js का जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा बनाया गया है क्रोम V8 इंजन के ऊपर। जो हमारा गूगल क्रोम का V8 इंजन है, जावास्क्रिप्ट पार्सर बोल सकते हो उसको आप, जो जावास्क्रिप्ट को पार्स कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हर ब्राउज़र पे ही आप जावास्क्रिप्ट कोड रन करते हो, तो हर ब्राउज़र का एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है जो उस जावास्क्रिप्ट को पार्स करके चेंज करता है मशीन कोड में, और देन वो एग्जीक्यूट होता है। तो हर ब्राउज़र का अपना अलग अलग है जावास्क्रिप्ट इंजन। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्रोम का V8 इंजन है, इसी तरह अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज का देखो, मीन्स इंटरनेट एक्सप्लोरर का देखो, तो वो चक्रा है। और अगर आप मोजिला फायरफॉक्स का देखोगे तो स्पाइडर मंकी है। तो ठीक इसी तरह हर ब्राउज़र का एक अपना अलग अलग जावास्क्रिप्ट इंजन होता है,
जो कि जावास्क्रिप्ट जो भी आप लिखते हो ब्राउज़र के ऊपर, चाहे वो आप रिएक्ट में लिखो, चाहे वो आप एंगुलर में लिखो, चाहे आप नॉर्मल ही जावास्क्रिप्ट लिखो, तो वो पहले कन्वर्ट होता है मशीन कोड में। और वो करता कौन है? वो करता है हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन। तो क्रोम पे जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसको बोलते हैं V8। तो जब Node.js को बनाया गया था, Node.js के जो क्रिएटर थे उनका नाम रियान डेल है। तो उन्होंने जब रियान ने इसको बनाया था तो V8 इंजन यूज़ किया और V8 इंजन के टॉप पे Node.js को बनाया। बिकॉज अब Node.js पे हम क्या बात कर रहे हैं कि हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो जावास्क्रिप्ट को मशीन कोड में चेंज करे। तो उन्होंने क्रोम के V8 इंजन को चुना वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी वो बिल्ड इन था, तो उन्होंने चुना। और क्रोम V8 का कोड भी लाइक ओपन सोर्स अवेलेबल है, तो उन्होंने चुना। और इससे ही क्या होता है, हमारा जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो मशीन कोड में चेंज होता है Node.js के अंदर। अच्छा, तो पहली बात तो यहाँ पे ये क्लियर हो गई कि Node.js एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब कि ये कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो कि क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसको और डिटेल में हम समझेंगे आगे चलेंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि Node.js का एक पार्ट क्या है, आपका V8 इंजन। ठीक है। अच्छा, Node.js uses an event driven model, non blocking IO that makes it lightweight and efficient। तो इसका कहने का मतलब ये है कि Node.js पूरी तरह इवेंट ड्रिवन मॉडल पे डिपेंडेंट है। मतलब इसमें इवेंट्स होते हैं और इसका जो कोड होता है नॉन ब्लॉकिंग होता है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि असिंक्रोनस भी बोल सकते हैं। लाइक Node.js में क्या होता है कि अगले प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए उसके पिछले वाले प्रोसेस को कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं है। मींस ये ज़रूरी नहीं है कि Node.js का जो कोड होगा वो लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब सिंक्रोनस मैनर में होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो Node.js का जो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होता है वो असिंक्रोनस होता है। अगर ये इसमें इन सब चीज़ों में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आगे क्लियर हो जाएगी, आगे आने वाले पार्ट में हम क्लियर करेंगे कि ये असिंक्रोनस क्या है। जब हम कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का और या फिर Node.js का, तो आपको वहाँ पे क्लियर होगा कि ये अगर हमारे पास 2 लाइन है तो ज़रूरी नहीं है कि सेकेंड लाइन मतलब फर्स्ट लाइन पहले एग्जीक्यूट हो रही है, सेकेंड लाइन बाद में हो रही है। इसको हम क्लियर करेंगे, देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। चलिए हम आगे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ Node.js की। ठीक है, तो Node.js का जो पहला कंपोनेंट है वो क्रोम V8 इंजन है। तो क्रोम V8 इंजन जैसा हमने डिस्कस किया कि ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट को पार्स करने का काम करता है। मीन्स जावास्क्रिप्ट को मशीन कोड में चेंज करने का काम करता है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड टूल है वो livub लाइब्रेरी है। तो livub जो लाइब्रेरी है वो C++ में लिखी गई लाइब्रेरी है। और जितने भी असिंक्रोनस टास्क होते हैं वो livub के द्वारा किया जाता है। असिंक्रोनस में इन द सेंस कि जैसे कि मान लो कि कुछ ऐसा काम है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नेटवर्क कॉल है। नेटवर्क कॉल मतलब कि मान लो कि मुझे कहीं और से डेटा लाना है, या फिर मुझे क्या करना है कि कुछ IO ऑपरेशंस करने हैं। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा काम है जो कि सिंगल थ्रेड से नहीं हो सकता, जो Node.js का मेन थ्रेड है उससे नहीं हो सकता। तो livub क्या करता है, थ्रेड पूल की सहायता से बेसिकली हर नोड प्रोसेस के अंदर जो होता है 4 थ्रेड फुल बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, उसको हम घटा भी सकते हैं। तो वो थ्रेड पूल की सहायता से एक उसमें से थ्रेड लेता है और उसको वो एग्जीक्यूट कराता है पैरेलली। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं तो उनमें काफ़ी कैपेबिलिटी है कि थ्रेड पूल का कम से कम यूज़ होता है। लेकिन जब ये पॉसिबिलिटी नहीं रहती, ये पावर नहीं रहती उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कि वो सारे जो हमारे असिंक्रोनस वर्क हैं वो कर पाए, तब जो होता है थ्रेड पूल का यूज़ करता है। तब वो थ्रेड पूल का यूज़ करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है OS असिंक हेल्पर्स।
इसमें क्या होता है कि जितने भी, जैसे कि हम Node.js में सर्वर क्रिएट करते हैं, जितने भी लो लेवल के टास्क हैं जिसे सर्वर क्रिएट कर है, इन सबको देखता है। तो ये हमारा है Node.js का बेसिकली हम बोल सकते हैं एक छोटा सा हाई लेवल आर्किटेक्चर। तो जो भी हम जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं वो कहाँ जाता है, जावास्क्रिप्ट रन टाइम के अंदर, और रन टाइम के अंदर जाके वहाँ से फिर आउटपुट आता है। तो Node.js का जो रन टाइम है बेसिकली उसका जो है 3 पार्ट होता है। बेसिकली हमने लिव यूबी और थ्रेड पुल को अलग करके देखा है, लेकिन लिव यूबी और थ्रेड पुल को आप एक ही भी मान सकते हो। तो पहला होता है V8 इंजन, दूसरा होता है लिव यूबी थ्रेड पुल, और तीसरा होता है असिंक OS असिंक हेल्पर्स। तो थोड़ा सा यहाँ पे और हम समझ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो Node.js हमारा है वो रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये रन टाइम इन्वायरमेंट बेसिकली है क्या, तो आप एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि जो भी हम कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, जो भी हम कोड लिखते हैं Node.js में एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो वो हमारा रन टाइम कोड नहीं होता है। रन टाइम हम कोड उसको बोल सकते हैं जो रेडी होता है मशीन को एग्जीक्यूट करने के लिए। लाइक हमारा जो कोड 0-1 के फॉर्म में होता है, जो मशीन समझती है, उसको हम बोलते हैं रन टाइम कोड। ओके, तो बेसिकली जो भी हम कोड लिखते हैं उसको रन टाइम में कन्वर्ट करने के लिए एक रन टाइम की ज़रूरत पड़ती है। रन टाइम कोड में कन्वर्ट करने के लिए एक रन टाइम की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो रन टाइम है हमारा वो बना हुआ है 3 पार्ट्स से मिलकर, V8 इंजन, लिव यूबी थ्रेड पुल और OS असिंक हैंडलर। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको रियल टाइम एग्जांपल से समझना चाहते हो, रियल लाइफ एग्जांपल से, तो ये मान सकते हो जैसे कि ट्रेन है, और ट्रेन की बोगी जो हमारा है, जो ट्रेन के डब्बे होते हैं, उनको मान सकते हो आप हमारा कोड जो हम लिखते हैं किसमें, जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, वो कोड मान सकते हो। तो वो हमारा कोड जो है रन टाइम कोड नहीं है, जिसको मशीन समझ सकता है और समझ के एग्जीक्यूट कर सकता है। ओके, तो अब उसको रन टाइम बनाने के लिए आप जो इंजन होता है हमारा आगे जो लगा होता है, जो बोगी को खींचता है, उसको आप मान सकते हो V8 इंजन, ठीक है। तो V8 इंजन क्या करेगा, इन बोगियों को खींचने का काम करेगा, डब्बों को खींचने का काम करेगा। तो उसको मान सकते हो ट्रेन के इंजन को ही कि V8 इंजन है। सिर्फ और सिर्फ V8 इंजन ही सफिशिएंट नहीं है हमारे कोड को मीन्स एग्जीक्यूट करने के लिए और रन टाइम बनाने के लिए, क्योंकि उसको भी किसी चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल पटरियों की ज़रूरत है, रेलवे स्टेशन की ज़रूरत है, सिग्नल्स की ज़रूरत है उसको चलने के लिए। तो इन सब को मिला के एक जो पूरा इन्वायरमेंट तैयार होता है वो हमें Node.js प्रोवाइड करता है, और Node.js इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने के लिए ये 3 चीज़ों का हेल्प लेता है, V8 इंजन, लिव यूबी थ्रेड पुल और OS असिंक हैंडलर। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम बात करते हैं व्हेन टू यूज़ Node.js। Node.js हमें कब यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, Node.js हमें यूज़ करना चाहिए रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए, जहाँ भी हम रियल टाइम एप्लीकेशन कर रहे हैं। जैसे कि आप एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल चैटिंग एप्लीकेशन। तो जैसे कि 2 बंदे अगर चैट करते हैं तो उनका डेटा का जो ट्रांसफ़र होना है वो रियल टाइम में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही इधर से डेटा गया उधर उसको रिसीव होना चाहिए उसी टाइम, नहीं तो जो यूज़र का एक्सपीरियंस है बहुत ही ख़राब हो जाएगा। तो जहाँ भी रियल टाइम एप्लीकेशन की बात आती है, जहाँ रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, वहाँ पे Node.js का यूज़ करते हैं। सेकंड, जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है स्केलेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की और फास्ट कोड लिखने की, वहाँ पे हम Node.js यूज़ करते हैं। और जहाँ पे इनपुट आउटपुट बाउंड एप्लीकेशंस, तो बेसिकली क्या होता है कि 2 तरह की एप्लीकेशंस होती हैं अगर आप डिवाइड करोगे तो। एक होती है CPU इंसेंटिव एप्लीकेशन और एक होती है इनपुट आउटपुट बाउंड एप्लीकेशन। CPU
इंसेंटिव या सीपीयू बाउंड एप्लीकेशन में क्या होता है कि ऐसे एप्लीकेशन जिनमें ज़्यादा हमारा कैलकुलेशन होता है, ज़्यादा हमारा ऐसा काम होता है जो सीपीयू करता है। बेसिकली सीपीयू मीन्स आपका प्रोसेसर जो कि कैलकुलेशंस करने का काम करता है, ठीक है। तो उस तरह के एप्लीकेशन को बोलते हैं हम सीपीयू बाउंड एप्लीकेशन या सीपीयू इंटेंसिव प्रोसेस एप्लीकेशन। तो बेसिकली जहाँ भी, और दूसरा क्या होता है इनपुट आउटपुट बाउंड एप्लीकेशन, जहाँ पे इनपुट आउटपुट का काम ज़्यादा है, मीन्स आपको फाइल पे रीड करना है, फाइल पे राइट करना है। तो यहाँ पे सीपीयू काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपका डिस्क काम कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे इनपुट आउटपुट का काम ज़्यादा है वहाँ पे हम Node.js को यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और ठीक है, और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ कर सकते हैं जेसन बेस्ड एपीआई एप्लीकेशन में, जहाँ पे भी हमारा जो डेटा का एक्सचेंज होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच, अगर वहाँ पे जेसन के द्वारा एक्सचेंज हो रहा है डेटा का, वहाँ पे अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे बहुत ही यूज़फुल होता है Node.js। इसका रीज़न ये भी है कि Node.js टोटली हम जो प्रोग्राम लिखते हैं इसमें लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट से ही हमारा क्या बना हुआ है, जेसन बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ भी जेसन बेस्ड एपीआई होता है वहाँ पे ये Node.js काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी यूज़फुल है। उसके बाद डेटा स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन, जहाँ पे भी डेटा का स्ट्रीमिंग होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप नेटफ्लिक्स देखते हो, हॉटस्टार देखते हो, प्राइम वीडियोस देखते हो, तो वहाँ पे हम डेटा को स्ट्रीम कर रहे हैं। आपको हमारा कहीं फाइल सर्वर पे रखा हुआ है और उसको हम स्ट्रीम करके यूज़र को दिखा रहे हैं। तो उस टाइम पे भी हमारा ये जो Node.js है वो बहुत यूज़फुल है, क्योंकि वहाँ पर भी हमारा क्या हो गया कि वो भी हमारा IO बाउंड एप्लीकेशन की तरफ आ गया। तो बेसिकली जहाँ पर भी हमारा IO बाउंड एप्लीकेशन है, रियल टाइम काम करना है, वहाँ पे Node.js बहुत ही यूज़फुल है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कहाँ हमको Node.js यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली हमें जहाँ भी CPU इंटेंसिव एप्लीकेशन होंगे, जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे हम अपना जो है ये Node.js यूज़ करना बेटर नहीं माना जाता है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि Node.js क्या है, एक सिंगल थ्रेडेड जो है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये सिंगल थ्रेडेड है, तो जितने भी CPU इंटेंसिव एप्लीकेशन है वो क्या करेंगे, वो उस थ्रेड को ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि जो हमारा मेन थ्रेड होता है Node.js का वो रिस्पॉन्सिबल होता है CPU इंटेंसिव चीज़ों प्रोसेस को करने के लिए। और जो भी उसके पास IO बाउंड चीज़ें आती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पास कर देता है, और वो फिर आगे वो नेक्स्ट जो है टास्क होता है CPU बाउंड वो करता है। तो अगर हमारा CPU इंटेंसिव एप्लीकेशन है तो क्या होगा कि Node.js का जो मेन थ्रेड है वही काम करता रहेगा, CPU वाला ही काम करता रहेगा, और बाकी जितने भी उसके रिक्वेस्ट हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो इस तरह से एप्लीकेशन काफ़ी स्लो हो जाएगी। तो इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि जहाँ भी CPU इंटेंसिव एप्लीकेशन हो, CPU इंटेंसिव प्रोसेस हो, वहाँ पे आप Node.js ना यूज़ करें। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि Node.js अपने सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको फिर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा Node.js की वेबसाइट पे। इसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना होगा। सॉरी, यहाँ पे आप डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो Node.js का लेटेस्ट LTS वर्जन जो है 16.8.0 है। और जब भी आप Node.js इंस्टॉल करते हो तो आप एक चीज़ ध्यान देना कि आपको NPM भी मिलता है, नोड पैकेज मैनेजर भी मिलता है। ठीक है, तो नोड पैकेज मैनेजर को अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो इसमें क्या करोगे, आप विंडो
installer.msi आप इंस्टॉल डाउनलोड कर लोगे। तो 64 बिट में डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे, आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। चलो ये डाउनलोड हो चुका है, तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं। 1 मिनट, इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं। अभी ये हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये डाउनलोड हो चुका है। तो इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया, तो मेरे सिस्टम पे ये एरर दिखा रहा है, लेटर वर्जन ऑफ Node.js इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी Node.js जो है इंस्टॉल है। तो आपको बस नेक्स्ट करते जाना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान देना है, इंस्टॉल करने के बाद आप जाओगे सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के बाद आप जाओगे प्रोग्राम फाइल्स में, आपको यहाँ देखोगे कि Node.js जो है इंस्टॉल हो गया होगा। आप इसको क्लिक करोगे और ये पाथ आप कॉपी कर लोगे ऊपर से। ये पाथ कॉपी करने के बाद आप ओपन करोगे इन्वायरमेंट वेरिएबल, यहाँ पे आप जाओगे इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर, फिर यहाँ पे नीचे जो सिस्टम वेरिएबल है इसमें आप जाओगे पाथ के अंदर, इसको आप एडिट कर लोगे। एडिट करने के बाद आपको वहाँ पे ये जो पाथ जो है आपको ये न्यू करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं इसे सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको। ठीक है, तो जैसे ही आप कर दोगे तो इसका मतलब हम पाथ इसलिए सेट कर रहे हैं कि हम Node.js को कहीं से भी यूज़ कर सकें, मतलब किसी भी पाथ से कहीं से भी यूज़ कर सकें। तो अभी क्या है कि Node.js जो है इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो अभी आप CMD भी यूज़ कर सकते हैं, जो नोड का कमांड प्रॉम्प्ट होता है, जो विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट होता है, या फिर मैं जो यूज़ करता हूँ ये यूज़ करता हूँ git bash। तो आप ये git bash भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और डाउनलोड करके इसको ओपन कर सकते हो। तो चलो मैंने ओपन कर लिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे नोड टाइप करूँगा और एंटर करूँगा तो ये दिखा देगा कि हम मेरे सिस्टम पे कौन सा नोड इंस्टॉल है। ठीक है, तो ये वर्जन 13.8 इंस्टॉल है, और जैसे ही मैंने नोड लिख के एंटर किया तो ये मुझे एक टर्मिनल दे दिया जहाँ पे बेसिकली इसको बोलते हैं रेपल हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके कमांड्स वगैरह भी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, और रेपल ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे सर्वर कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं 2+2 करता हूँ तो ये 4 दे देता है। ठीक है, हेलो लिखते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये एक पूरा इन्वायरमेंट है जहाँ पे अपना जो है कोड हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो Node.js के साथ साथ हमारा npm भी इंस्टॉल हो चुका है। तो npm-v कर दोगे आप, तो npm का देखो वर्जन आ गया 6.13.6, यानी npm भी इंस्टॉल हो गया है। अच्छा, ये npm है क्या वो भी देख लेते हैं। तो npm क्या है, एक पैकेज मैनेजर है। तो नोड में क्या है कि नोड जो है पैकेज का खेल है, डिफरेंट हमारे पास पैकेजेस अवेलेबल हैं किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, जैसे आपको कोई मेल सेंड करना है, कोई SMS सेंड करना है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस यूज़ करने हैं रेडीमेड। ठीक है, तो सब कुछ पैकेजेस अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास 13,09,413 पैकेजेस अवेलेबल हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे लोडैश हो गया, रिएक्ट हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, तो ये सारे पैकेजेस जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट इसको हम इंक्लूड करते हैं और अपने Node.js के कोड में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो npm इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम देख लेते हैं कि Node.js में सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सर्वर क्रिएट करके
फिर हम एक छोटा सा उसमें देख लेंगे कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आप कोई और अगर लैंग्वेज यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप जावा यूज़ करते हो या C# यूज़ करते हो या PHP यूज़ करते हो, तो आपको एक अलग से वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ती है अपना कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए। जैसे कई लोग अपाचे यूज़ करते हैं, कई लोग टॉमकैट यूज़ करते हैं। लेकिन Node.js में क्या है कि Node.js खुद क्या करता है, एक मॉड्यूल देता है जिससे हम सर्वर अपना क्रिएट कर सकते हैं Node.js के अंदर। हमें और किसी थर्ड सर्वर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि Node.js का जो चौथा नहीं तीसरा हमारा जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं असिंक हेल्पर्स, OS असिंक हेल्पर्स, तो वो प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटी Node.js इन्वायरमेंट के अंदर कि हम जो है अपना सर्वर जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, तो इस पूरे कोर्स के दौरान मैं जो है ना विजुअल कोड स्टूडियो यूज़ करूँगा एज अ कोड एडिटर। ठीक है, आप कोई भी और यूज़ कर सकते हो। बहुत लोग सबलाइम यूज़ करते हैं, बहुत लोग नोटपैड++ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं ये यूज़ करूँगा विजुअल कोड स्टूडियो, मुझे बेटर लगता है। तो आपको क्या करना है कि जाना है डॉक्यूमेंट्स में चले जाओ कहीं भी, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना दो जहाँ पे अपना कोड आपको रखना है। तो मैंने देखो एक Node.js फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया और पार्ट 1 यहाँ पे लिख दिया हुआ है, और इसी को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड आप भी डाउनलोड कर सकते हो, ये फ्री अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको यहाँ पे जाना है, विजुअल स्टूडियो कोड लिखना है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड पे जाना है, और यहाँ पे जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो वहाँ से यूज़ करके बस आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। और यूज़ करने के बाद आपको ओपन कर लेना है उस फोल्डर के अंदर। तो मैं इसमें एक फ़ाइल बना रहा हूँ जो कि सर्वर क्रिएट करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये न्यू फाइल पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो एक नया फाइल बन जाएगा। इसका नाम दे देना है, इसका नाम मैं दे देता हूँ server.js। ठीक है, तो आप जावास्क्रिप्ट ही कोड लिखोगे Node.js के ऊपर। तो मैं यहाँ पे JS फाइल बनाता हूँ, JS ही लिखना होता है आपको जावास्क्रिप्ट के लिए, एक्सटेंशन है उसका। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमें एक HTTP सर्वर बना रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि Node.js के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि हमें रेडीमेड Node.js प्रोवाइड करता है। तो Node.js के अंदर एक मॉड्यूल है HTTP। तो HTTP यूज़ होता है, मॉड्यूल यूज़ होता है सर्वर क्रिएट करने के लिए। अगर आपको HTTP सर्वर बनाना है तो आप इस Node.js मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए उसको तो सबसे पहले हम रिक्वायर कैसे करते हैं किसी भी मॉड्यूल को Node.js के अंदर। तो यहाँ पे आपको लिखना होता है var या const लिख लो, वो आपका मन है। var HTTP में नाम रख लेता हूँ उस वेरिएबल का, और एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है आपको रिक्वायर। ठीक है, तो रिक्वायर क्या करता है, रिक्वायर यूज़ करते हैं हम किसी भी Node.js मॉड्यूल को या किसी भी मॉड्यूल को, या फिर वो Node.js का हो या फिर वो npm का हो या फिर कोई थर्ड पार्टी मॉड्यूल जो हमने बनाया है, किसी भी चीज़ को रिक्वायर करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, बेसिकली यहाँ पे जावा के लैंग्वेज में बोलें तो इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे रिक्वायर का यूज़ करते हैं। तो रिक्वायर मुझे जो करना है वो करना है HTTP एक मॉड्यूल है। तो अब क्या हो गया, फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है कि HTTP एक मॉड्यूल है जो रिक्वायर हो गया, और HTTP के अंदर जो है वो उसकी जो भी पूरी वैल्यू है स्टोर हो गई। ठीक है, अब HTTP का एक मेथड होता है क्रिएट सर्वर। वो क्या करता है, सर्वर को क्रिएट करने का काम करता है। तो लिखेंगे यहाँ पे HTTP डॉट, देखो HTTP डॉट जैसे मैंने जैसे ही लिखा तो जितने भी उसके मेथड्स हैं वो सारे यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो मुझे जो मेथड यूज़ करना है वो यूज़ करना है क्रिएट सर्वर। ठीक है, क्रिएट सर्वर मैंने कर दिया। अब क्रिएट सर्वर के बाद मुझे क्या करना है, ठीक है, क्रिएट सर्वर के बाद मुझे इस सर्वर को किसी पोर्ट पे लिसन कराना होगा। जैसे आपको पता है कि हर सर्वर किसी न किसी पोर्ट पे लिसन करता है। तो मैं इसको लिसन करा देता हूँ कि इस पोर्ट पे, मान लो 3000 पोर्ट पे लिसन करा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब सर्वर तो मेरा स्टार्ट हो गया, सर्वर बन गया। अब सर्वर बनने के बाद क्या करेगा, क्या करना है मुझे, यह करना है कि
यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन लिखना है। कॉलबैक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जब ये पूरा सर्वर क्रिएट हो जाएगा, लिसन करने लगेगा, क्रिएट होने के बाद तभी इसके ये जो फंक्शन है जो मैं लिख रहा हूँ ये एग्जीक्यूट होगा। तो कॉलबैक फंक्शन बेसिकली ये गारंटी देता है कि हमारा जो पिछला टास्क है वो पूरी तरह हमारा जो है कंप्लीट हो गया है, जब तब ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे क्रिएट सर्वर जो टास्क है ये पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, तब जाके मैं यहाँ पे तब जाके ये जो फंक्शन है जो इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कंसोल करके देख लेना है। console.log यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट में कि कोई भी चीज़ प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, तो console.log मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा ले लेता हूँ, हिट ऑन द सर्वर। ठीक है, अच्छा, इस फंक्शन का जो आर्गुमेंट होता है वो होता है रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। इसका मतलब कि एक बार सर्वर क्रिएट हो गया तो कुछ भी वहाँ से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगा हमारे क्लाइंट से, वो आएगा इसके अंदर। ठीक है, कुछ भी रिक्वेस्ट आएगा तो इसके अंदर आएगा। ठीक है, चलो अब एक मेथड होता है रिस्पॉन्स res डॉट राइट होता है। तो जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ, हेलो वर्ल्ड ही लिखता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जैसे ही सर्वर क्रिएट होगा और जैसे ही फ्रंट एंड से रिस्पांस आएगा उसके बाद तो इसके अंदर आएगा और ये प्रिंट करेगा हिट ऑन द सर्वर, और ये फिर राइट कर देगा कंसोल के ऊपर, ये भी कंसोल के ऊपर ही राइट होगा, और यहाँ से फिर उस जो पर्टिकुलर रिस्पांस है उसको एंड कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली अब ये क्या हो गया, अब एक हमारा सर्वर क्रिएट हो गया जो कि रिस्पांस को लेने के लिए, रिस्पांस को सर्व करने के लिए ये रेडी हो गया। ठीक है, तो फिर से मैं इसको एक बार समराइज़ कर देता हूँ क्या क्या मैंने किया। मैंने HTTP मॉड्यूल को यहाँ पे रिक्वायर कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, और HTTP मॉड्यूल का एक मेथड होता है क्रिएट सर्वर, उसको मैंने कॉल कर दिया सर्वर को क्रिएट करने के लिए, और इसके जैसे ही क्रिएट होगा मैंने कॉल बैक लिख दिया कि यहाँ पे कोई भी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट को भेज सके और वहाँ से रिस्पांस ले सके। तो जैसे ही रिक्वेस्ट आया मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या रिस्पांस दे दिया, हेलो वर्ल्ड रिस्पांस दे दिया। ठीक है, रिस्पांस दे दिया हेलो वर्ल्ड और रिस्पांस को एंड कर दिया। ठीक है, तो चलो इसको चला के देखते हैं, इसको रन कैसे करेंगे। तो या तो हम इसको यहाँ पे रन कर लेते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम यहीं पे रन कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा टर्मिनल होता है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे भी कर सकते हो, वहाँ पे भी कर सकते हो, मैंने जो दोनों जगह करके दिखा देता हूँ। तो आपको फाइल रन करने के लिए क्या करना होता है, आपको पहले ध्यान देना होगा कि आप करेक्ट जो है फोल्डर में हो कि नहीं। तो मैं Node.js के अंदर तो हूँ, लेकिन Node.js के अंदर क्या है, पार्ट 1 नाम का फोल्डर है। तो cd क्या करूँगा, मैं पार्ट 1 कर लूँगा, तो मैं पार्ट 1 के अंदर चला गया अब। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे server.js फाइल रन करनी है। तो जैसे ls करोगे यहाँ पे server.js, मतलब ये फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। ये ls इसलिए रन कर रहा है क्योंकि ये बैश शेल है, मीन्स ये गिट बैश है जो मैंने आपको दिखाया था। आप गिट बैश पे डाउनलोड कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जैसे यहाँ पे गिट बैश, ठीक है, तो ये है, वहाँ से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो विंडोज़ के लिए। ठीक है, मैं ये लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, या फिर आप नॉर्मल जो है यहाँ से आप कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास गिट बैश नहीं है तो कोई बात नहीं, तो वहाँ पे जो नॉर्मल हमारा विंडोज़ का प्रॉम्प्ट होगा वहाँ पे ls नहीं चलेगा, dir चलेगा। ठीक है, तो आप देख लेना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रन कैसे करते हैं, अब इसको लिखते हैं नोड स्पेस, ठीक है, और फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या मेरा क्या, server.js। तो अभी क्या एरर आ रहा है कि 3000 पोर्ट जो है, ठीक है, ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। तो कोई और प्रोसेस यूज़ कर रहा होगा 3000 पोर्ट, तो हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं पोर्ट का नाम।
तो 3001 कर देते हैं, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे रन करते हैं, नोड सर्वर डॉट JS। तो यहाँ पे देख रहे हो आपको सर्वर जो है स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इसको चेक करने के लिए कैसे करेंगे, हमने 3001 पे चलाया हुआ है और हमारा जो सर्वर है अभी लोकल पे ही चल रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ब्राउज़र पे लोकल होस्ट 3001 करोगे। तो जैसे इसको एंटर करोगे आप देखोगे यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब कि हमने नोड का सर्वर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और स्टार्ट करके अब हम जो ये जो सर्वर है वो हमारा जो है रिक्वेस्ट को अब लेना तैयार कर दिया फ्रंट एंड से, क्लाइंट से। तो हम अगर आप देखोगे तो ये कंसोल यहाँ प्रिंट हुआ होगा कि Node.js जो सर्वर पे जो हिट आई है वो आई है, ठीक है। ये 2 बार है, अगर आप एक बार और इसको रिफ़्रेश करोगे तो एक बार और कॉल जाएगी यहाँ पे और देखो फिर से यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि सर्वर हमने स्टार्ट कर दिया और कुछ भी आप चेंज करोगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ कि ये Node.js का प्रोसेस रन कहाँ कर रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टास्क मैनेजर जो है ओपन कर लोगे, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखोगे Node.js प्रोसेस। तो आप अगर नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि Node.js सर्वर जो है हमारा जो है रन कर रहा है टास्क मैनेजर के अंदर, ठीक है। और जैसे ही इसको आप यहाँ से Ctrl+C करके क्लोज़ करोगे तो देखो यहाँ से वो ऑटोमेटिक जो है बंद हो गया। तो Ctrl+C से आप उस सर्वर को बंद कर सकते हो, ठीक है। और जैसे मान लो कुछ भी मुझे चेंज करना है, ठीक है, तो जैसे मान लो डैश लगा दिया मैंने, ठीक है, console.log पे डैश लगा दिया और यहाँ पे मान लो चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं टेक ट्यूटर्स। तो इस केस में क्या होगा, फिर से रन करोगे आप इसको तो फिर से देखोगे कि आपका Node.js सर्वर जो है स्टार्ट हो गया होगा। देख लो फिर से ये स्टार्ट हो गया, यहाँ पे जाके देख रहे हो तो। और फिर से इसको आप जब रिफ़्रेश करोगे तो नए डेटा के साथ ये पे हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब भी आप चेंज करते हो तो आपको क्या करना होगा, एक बार सर्वर को रीस्टार्ट करना होगा, तभी वो नए चेंजेस जो है रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो आज हमने देखा Node.js का थोड़ा बेसिक, और उसके बाद हमने देखा कि Node.js कैसे इंस्टॉल करते हैं और Node.js में सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं। तो इतना सा ही हमने कर दिया तो हमारा पूरा सर्वर क्रिएट हो गया। हमें किसी भी अपाचे, टॉमकैट या अदर थर्ड पार्टी सर्वर्स की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसमें ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। ये हमें मॉड्यूल्स देता है और आसानी से यहाँ क्रिएट हो गया। और ये लाइट वेट सर्वर है, कोई आपको 400 MB 500 MB की फ़ाइल नहीं डाउनलोड करनी है एक सर्वर को चलाने के लिए। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम Node.js को डिटेल में देखेंगे। अगर आपको कई चीज़ें आज क्लियर नहीं हुई हैं, जैसे सिंगल थ्रेडेड हो गया, इवेंट लूप क्या है, ये सब चीज़ें, रेपल क्या है, तो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिए और कोशिश करिए कि जितना भी मैंने आज स्टेप्स बताए हैं वो आप करें, खुद से प्रैक्टिस करें और उसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर हमसे आप कंसल्ट करें और पूछें। चलिए तब तक ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।